हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम एयर एंड एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस, ग्लो वार्मिंग अंडरस्टूड कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, वो दिखता कैसे है, उसमें किस किस चीज़ तरह की कंपोजिशंस हैं और क्या क्या हमारे लिए यूज़फुल है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था कि जो अर्थ में हमने देखा था 3 लेयर होती हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो ऐसे ही जो एटमॉस्फेयर है उसकी भी ये 5 लेयर्स होती हैं। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। वी आर नाउ द गोइंग डिस्कस वन बाय वन। और आपको स्ट्रक्चर भी समझना है और इसके जो थ्योरी है वो भी समझनी है। व्हाट इज़ द ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर इज़ द ये फर्स्ट लेयर है जो कि सबसे नीचे की लेयर होती है एटमॉस्फेयर। लाइक आप देख सकते हैं, ये अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ जो सबसे नीचे है, बेस है, तो सबसे नीचे वाला जो 13 किलोमीटर तक की हाइट तक जा रहा है एवरेज, वो ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पर ही ब्रीथ एग्जिस्ट करती है, जो एयर है, ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि जितना ज़्यादा हम हाइट पे जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे कम हो जाता है। यहीं पे वेदर है, रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म, जितने भी हेल स्टॉर्म्स होते हैं यानी जो ओले पड़ते हैं, एक्कर इन दिस लेयर, सब कुछ इसी लेयर में होता है। एंड सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर। व्हाट इज़ द स्ट्रेटोस्फेयर? दैट मीन्स द सेकंड ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आती है, यानी अप टू द ये एक्सटेंड टू अ हाइट 50 तक, यानी 13 तक तो आपने देखा था क्या है, 13 तक आपने देखा है ट्रोपोस्फेयर, एंड उसके बाद 50 किलोमीटर तक अगर हम देखें हाइट में तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर 13 के बाद से। एंड दिस इज़ द लेयर ऑलमोस्ट फ्री क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद वेदर फेनोमेनन। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लाउड देखने को नहीं मिलता या वेदर फेनोमेनन इतना नहीं है, क्योंकि ये एक आइडल कंडीशन है फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए। मोस्टली जो एरोप्लेन्स आपको देखेंगे फ्लाइंग होते हैं वो इसी एटमॉस्फेयर, इसी वाली लेयर में होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये एक इसमें ये जो लेयर है इसमें ओजोन गैस होती है कंटेंट, जो मेन है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है, लेयर ऑफ ओजोन गैस। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और हमें पता है कि जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है, हमें बचाती है, सन की जो हार्मफुल रेज होती है उनको अंदर नहीं करने देती है अर्थ के अंदर, क्योंकि यहाँ से ही वो गेट बैक यानी वापस चली जाती है यहाँ से स्ट्रक होकर। तो जब हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे आती हैं तो वो वापस चली जाती हैं ओजोन लेयर की वजह से। और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो कि हमें हार्मफुल इफेक्ट से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। एंड नेक्स्ट इज द मेसोस्फेयर। दैट मीन्स द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तीसरी लेयर है, एंड इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर। ये किसके ऊपर है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है 80 किलोमीटर तक, यानी 50 तक तो हमने देखा था स्ट्रेटो है, उसके बाद से ये 80 तक है। यहाँ पे मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं जो कि इस लेयर पे एंट्री करने के बाद बर्नअप होते हैं, यानी वो हमें एक जलते हुए दिखाई देते हैं, जो ये मेट्रॉइड्स होते हैं। और कैसे, जिसे हम कहते हैं उल्का भी कहते हैं हिंदी में, उल्का पिंड्स हैं, या जो हमें धूमकेतु, तारा, ऐसी जो चीज़ें जलती हुई नज़र आती हैं, तो ये स्टोन रॉक्स होते हैं और मिनरल से बने होते हैं, जिसकी वजह से इसमें एंटर करते ही वो बर्न होने लग जाते हैं और वो हमें दिखने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ द लेयर ऑफ थर्मोस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो यहाँ पे हाइट तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन यहाँ पे जो आयनोस्फेरिक जो एक लेयर है, उस लेयर के अंदर आप देखेंगे, यानी एक लोअर पार्ट, पूरी लेयर के अंदर, इस लेयर के अंदर जो नीचे वाले पार्ट में उसमें आयनोस्फेरिक पाई जाती है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। इस लेयर के अंदर आयंस होते हैं जो किस लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि 80 से 40 किलोमीटर तक है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से रेडियो ट्रांसमिशन हो पाता है, यानी रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड हो जाती हैं अर्थ से और अर्थ पे ही वापस वो गेट बैक भी होती हैं। इस लेयर के अंदर जो क्या पाया जाता है,
इलेक्ट्रिकली चार्ज पाए जाते हैं, आइनोस्फेयर पाया जाता है लोअर वाले पार्ट में, जो ये पूरा लेयर है। नेक्स्ट इज द एक्सोस्फेयर, जो कि अपर पार्ट है, बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एक्सोस्फेयर है। वेरी थिन एयर, लाइट गैसेज, इसमें लाइट गैसेज पाई जाती हैं, थिन एयर है की जो लेयर है। और हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे जो अगर हम देखें तो जो हीलियम है और हाइड्रोजन है वो यहाँ से स्पेस से यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को। तो दैट मीन्स ये आप क्या पढ़ रहे हैं, ये आपने पढ़ा है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। सेम इज, इसको रिपीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट यहाँ पे जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है, सेकंड यहाँ पे आपको एरोप्लेन, जहाँ पे भी देखा है यहाँ तो हमारी लाइफ है, एयर है एक्सिस करता है, सेकंड पे एरोप्लेन है। और मेसोस्फेयर में हमने क्या पढ़ा था, मेसोस्फेयर में स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि मेट्रॉइड्स होते हैं, जो कि हमें ये देखो चमक रहे हैं, बर्न हो जाते हैं इस लेयर में आते ही, जिसकी वजह से वो शाइनिंग दिखाई देते हैं। और थर्मोस्फेयर आपको पता ही है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होता है। और एक्सोस्फेयर यानी ये तो बिल्कुल जिसे कह सकते हैं एक अपर पार्ट ही है, और लाइट गैसेज हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। तो ये पूरा एक एटमॉस्फेयर का क्या है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ स्ट्रक्चर है, तो वो लेयर के जैसे अर्थ है, तो अर्थ के जो अराउंड ऑफ ये लेयर्स हैं, तो ठीक है, वो कौन कौन सी, जैसे पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और पांचवी। तो इस तरीके से ये लेयर्स हैं, 5 लेयर्स जो कि पूरा एटमॉस्फेयर बनाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम समझेंगे कि वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। लेकिन अगर हम देखें तो हम इसको इसमें कवर कर सकते हैं, और नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेंगे। अभी हम इसको कवर कर सकते हैं। वेदर और क्लाइमेट, पहले तो वेदर का मतलब समझ लीजिए, डे टू डे चेंजेस जो होते हैं, आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर। क्लाइमेट का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स के बाद जो भी फेनोमेनन चेंज होता है क्लाइमेट के अंदर, वो हम कहते हैं उसे क्लाइमेट। यानी जैसे कि मानो सम ऑफ वेदर है, तो जो वेदर में चेंजेस हो रहा है 30 ईयर्स में, तो उस चेंजेस को क्लाइमेट कहते हैं। जैसे मानो रशिया है, तो रशिया का क्लाइमेट आप क्या बोलोगे, भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अगर आप हमारा इंडिया का बोलोगे, मॉनसून टाइप है। मॉनसून टाइप का मतलब तो यहाँ पे ना कोल्ड है ना हॉट है। और इसी तरीके से अगर आप साउथ अफ्रीका के क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हॉट है। तो दैट मीन्स जो सम ऑफ वेदर है, यानी जो वेदर का फेनोमेनन है और वो 30 ईयर्स तक सेम चल रहा है, तो वो एक क्लाइमेट कहलाता है। और वेदर क्या होता है, जो डे टू डे चेंज होता है। लाइक अभी हमें सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इवनिंग में होते होते हमें ठंड लग रही है, और जब ऐसा ही 3-4 महीने तक सेम रूटीन चलता है, तो ये क्या कहलाता है, ये सीज़न चेंज कहलाता है कि भाई अब हमारे सीज़न चेंज हो रहे हैं। जो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि डे टू डे चेंज हो रहा है, तो वो सेम टाइम डे टू डे चेंज हो रहा है, तो मिनिमम 3 मंथ या फिर हम कह सकते हैं 4 मंथ तक ये रूटीन चलता है, और इसकी वजह से सीज़न चेंज होते हैं। तो ये सारा वेदर है, यानी डे टू डे चेंज होना, आवर टू आवर। यानी अभी हम देखें तो बहुत गर्मी है, और अभी हम 1 घंटे बाद देखें तो हो सकता है बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो वेदर चेंज हो गया। तो हम कहते हैं वेदर चेंज होना। उसी की इफ़ेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पे। तो हम वेदर, क्लाइमेट और टेम्परेचर तीनों का फेनोमेनन समझेंगे कि वो क्या इफ़ेक्ट करता है और ये होते क्या है, किस तरीके से हमारा जो एक सिस्टम चला हुआ है उसको हम अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, जैसे हम कहते हैं क्या आज बारिश होगी। एंड विल बी राइट एंड सनी टुडे, क्या आज दिन साफ होगा एंड धूप निकलेगी। एंड हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फॉर्म एनेक्सियस क्रिकेट फैंस स्पेक्युलेटिंग द फैक्ट ऑफ अ वन डे मैच। कई बार आपने देखा होगा जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो ये प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई आज तो वन डे मैच का जो फेट है, यानी जो भविष्य है, वो फैन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो जीत जाएंगे। तो इस टाइप की वो प्रेडिक्शन भी करते हैं, सोचते हैं। एंड इफ़ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी रेडियो, अगर हम अपनी बॉडी को समझें वो एक रेडियो है और माइंड हमारा स्पीकर है, और वेदर क्या कर रहा है, उसके साथ उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके नॉब्स को, यानी जो बटन्स हैं। वेदर इज़ अवर, यानी वेदर मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया आवर टू आवर, डे टू डे चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन को, एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे हम वेदर कहते हैं।
हॉट है, ह्यूमिड है, वेदर में का वन इरिटेट, अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो हमें इरिटेबल बना देगा, हमें वो सहन नहीं होगा। बहुत ज़्यादा प्लीजेंट कब होता है, ब्रीजी यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, या फिर हमें वो चेयरफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट। एंड इवन प्लान फॉर एन आउट गोइंग, और ऐसे मौसम में हम बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं फिक्स नहीं रहता है, ये तो बिल्कुल फ्लैक्सीबल है। एंड हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन, और जो ये वेदर कंडीशन की जो एवरेज होती है प्लेस अ लॉन्गर टाइम, अगर एक प्लेस पे वही बनी हुई है लंबे समय तक, मिनिमम 30 ईयर तक सेम कंडीशन है, तो वो हमें क्लाइमेट कहलाता है। एंड डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, अब शायद आपको समझ आया होगा कि हम वेदर को फोरकास्ट क्यों करते हैं। यानी हम डे टू डे, जब हम डे टू डे समझेंगे, जब हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई क्लाइमेट क्या है। अब इन दोनों का रिलेशन कहीं ना कहीं किससे है, टेम्परेचर से। सीधी सी बात है, यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नॉन एज टेम्परेचर। आप सोचते होंगे कि ये जो 1 डिग्री बढ़ जाती है या 1 डिग्री कम हो जाती है कोल्डनेस ऑफ द हवा की, तो वो टेम्परेचर कहलाता होगा कि भाई हवा में डिग्री का बढ़ जाना या घट जाना। तो दो टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, समर आर हॉटर दैन द विंटर। सिर्फ टेम्परेचर का मतलब यही नहीं होता कि डे और नाइट में ही सिर्फ हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सीज़न टू सीज़न भी चेंज होते हैं। मतलब ये नहीं है कि दिन में ठंड लग रही है या दिन में गर्मी लग रही है या फिर रात को ठंड हो, नहीं, इतना ही नहीं है, सीज़न भी चेंज होते हैं। जैसे कि समर सीज़न में आपको दिखाई देता है बहुत ज़्यादा गर्मी है कंपेरेटिवली अगर हम देखें विंटर सीज़न के। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेम्परेचर इन इंसुलेशंस एंड आइस इंसुलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी एंड इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। और ये सारा टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो क्यों है, क्योंकि इंसुलेशन की वजह से। इंसुलेशन क्या है, यानी जो सोलर इंसुलेशन आ रही हैं, जो किरण आती हैं, जो मतलब सूरज का एक ताप है या रेडियंट कह सकते हैं, जो रेडिएशन आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा सोलर इंसुलेशन आने का मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और अर्थ पे उसका जो इंटरसेप्टेड हो रहा है, यानी जो उसका लेवल बढ़ रहा है, तभी इंसुलेशन क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा। लेकिन जितना अमाउंट इंसुलेशन का डिक्रीज़ होगा इक्वेटर्स के पोल की तरफ जाते जाते, तो वहाँ पे आपको वो ठंडे नज़र आएंगे। जब भी तो पोल की तरफ जाते आप देखते हैं कि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, और जितने इक्वेटर के पास वाले जो प्लेसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसुलेशन है, सनलाइट जो है डायरेक्टली आ रही है, तो जितनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी आ रही है, सनरेज आ रही हैं, वो इंसुलेशन कहलाती हैं। यानी एक लार्ज अमाउंट में जो सोलर इंसुलेशन है, रेज हैं, जिस भी एरिया में आएंगे वो इंसुलेशन है, और इंसुलेशन इक्वेटर के पास ही आएगा। और जितना जितना हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, पोल की तरफ जाते रहेंगे, उतना ही हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें कूल एरिया मिलेगा, कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। तो टेम्परेचर का डिक्रीज़ होना इंक्रीज़ होना वो किस पे डिपेंड करता है, सन रेज पे। एंड इन द सेम मैनर में टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा पोलर की तरफ जाते हुए। डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोल आर कवर्ड विद स्नो। अब शायद आपको समझ आए कि जो पोल होता है, पोल्स होते हैं, नॉर्दर्न पोल्स और सदर्न पोल, जो नॉर्थ और सदर्न वाला है, नॉर्थ साउथ वाला 90 डिग्री पे, वो क्या है, स्नो वहाँ पे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे सन की रेज इतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती है। टेम्परेचर राइज टू हाई, अर्थ पे टेम्परेचर हाई है, इट वुड बी बिकम टू वार्म, इसीलिए वो गर्म भी है, एंड इसीलिए क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो पाती हैं। टेम्परेचर सिटी में ज़्यादा हायर होता है कंपेरेटिवली विलेज के। द कॉन्क्रीट एंड जो कॉन्क्रीट होती हैं या मेटल की बिल्डिंग बनी होती हैं, या हम कह सकते हैं जो रोड बना होता है, रोड किससे बनता है, ऐसा फ्लेट से बना होता है। तो वो ये कैसी चीज़ें हैं जो हीट को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं लंबे टाइम के लिए। एंड रोड भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, उसको भी कूल होने में ठंड लगता है। बिल्डिंग को भी अगर एक बार गर्म हो जाए, तो ऐसी बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, तो उनको ठंडे होने में बहुत टाइम लगता है। तो हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, तो वो हीट जो है वो फिर नाइट में रिलीज़ करते हैं, वो भी स्लोली। एंड क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर। और आजकल जो जितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और क्लोज हैं, बिल्कुल पास बनी हुई हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा क्राउडेड वाला जो एरिया है बिल्डिंग वाला, वहाँ एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है।
ठीक है। जब एयर ट्रैप हो जाएगी, वार्म एयर ट्रैप हो जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसीलिए सिटी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली विलेज, क्योंकि विलेज में इतना ज़्यादा कंजस्टेड एरिया नहीं होता, क्राउडेड एरिया नहीं होता, ओपन एरिया होता है, जिसकी वजह से सन की रेज वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाती है। हीट जो है वो साथ के साथ, क्योंकि कच्ची सड़कें होती हैं, रोड कंक्रीट की नहीं बनी होती हैं, तो वो हीट भी रिलीज़ हो जाती है, साथ के साथ ट्रैप नहीं होती है। तो ये क्या देख रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके से जो वेदर है और क्लाइमेट है और टेम्परेचर है, तो ये सब फेनोमेनन एक दूसरे पे डिपेंड करता है, और ये सब एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, और एटमॉस्फेयर की कंडीशन को चेंज करती हैं ये सभी चीज़ें। और वेदर क्लाइमेट चेंज होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, इंसुलेशन पे, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक मतलब क्या बनाती हैं, चाहे एयर प्रेशर देखेंगे अभी हम नेक्स्ट में, और विंड का एक सर्कुलेशन देखेंगे कि लोकल विंड क्या होती है, सीजनल विंड क्या होती हैं, परमानेंट विंड्स क्या होती हैं। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि प्रेशर किस तरीके से क्रिएट होता है, या साइक्लोन्स आते हैं तो वो क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। और कुछ डू यू नो फैक्ट्स हैं, वो भी हम समझेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।